Theory of consumers demand using indifference karo techniques and demand analysis. This is one of the topic in the economics section of your FAA finance accounts assistant syllabus given. हम देख लेते हैं what are the possible questions that an examiner may ask on this particular topic. The topic called theory of consumers demand using indifference curve technique and demand analysis. अपनी प्रोग्रेस को हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि what are the possible questions an examiner may ask. The first question, dear students, the question is, consider the following statements regarding indifference curve. Indifference curve के बारे में कुछ statements हैं, वो हमें पढ़ लेने हैं. उसके बाद क्या करना है, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है. द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज, लेट मी चेंज द पेन कलर, थोड़ा अच्छा ही लगेगा. एन इंडिफरेंस curve represents combination of two goods giving equal satisfaction to the consumer. बच्चों आप ये याद रखेंगे, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ indifference curve technique. Indifference curve is a geometrical tool which represents, indifference curve is a geometric tool. What it is? It is a geometric tool, पहले तो आप याद रखेंगे, to represent or which represents combination of two goods giving equal satisfaction to the consumer. The statement is true. याद कर लें आप. दूसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हमारी 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ये यहाँ से बना लेते हैं सही तरह से. इफ दिस इज द 2 डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है, यहाँ से हम एक्स एक्सीज ले लेते हैं, यहाँ से वाई एक्सीज, ये हमारा ओरिजिन हो गया. ये अगर ये हमारी इंडिफरेंस कर्व ऐसी होती है, ठीक है, आईसी हमने लिख दिया. हम इकोनॉमिक्स में क्या, आपने आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से डेप्थ में पढ़ी होगी. इंडिफरेंस करो 1 मैं इसे लिख देता हूँ और इंडिफरेंस करो यहाँ पे 2 में बना लेता हूँ. ये इंडिफरेंस कर्व 1 पे जितनी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंडिफरेंस कर्व 2 पे आके उससे थोड़ी ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है. सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है. Coming to the third important statement, indifference curve generally slopes downwards from left to right. वहीं तो मैं बना रहा था, it generally slopes from left to right downwards. ये statement सही है आपका. 1 and 3rd पहला statement और तीसरा statement सही है. This is answer to your question. So coming to the certain important points जो exam point of view से आपको याद हो. Dear students, indifference curve पे question कर रहे हैं. It is introduced, indifference curve, short में मैं लिख रहा हूँ, indifference curve is introduced, it was introduced prominently, introduced by economist called J.R. Hicks. Indifference curve की टेक्निक किन्होंने दी है? J.R. Hicks and R.G.D. Allen. These are the 2 economists who contributed to develop this geometrical technique जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. इंडिफरेंस कर्व टेक्निक based on an approach. उस अप्रोच को डियर स्टूडेंट्स हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है. सो 2 चीज़ें. एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? अपोजिट ऑफ इट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है. ये भी पॉइंट ऑफ याद रहे. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट कुछ बताने की हो सकती हैं वो आपको बताते हुए साथ साथ चलेंगे, और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए भी साथ में हम चलते चलेंगे. जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये किन्होंने दिया है? ये तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस करो हमारी, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. द इंडिफरेंस करो इज़ गिवन बाय J.R. Hicks एंड R.G.D. Allen. ये आप याद रखेंगे. जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है दैट हैज़ बीन गिवन एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल. ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे. कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन.
द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज, पहले तो इसको, अच्छा ये तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे आ गए हैं आज। सो हम पहले तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज which one of the following best explains the concept of marginal rate of substitution? The students concept है in economics, what do we call that? Marginal rate of substitution. It is nothing. कन्फ्यूज इकोनॉमिक्स को बच्चे क्या करते हैं, मैं इतना स्लो भी इसलिए चल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते हुए चल रहा हूँ, और मॉक सेशन में ज़्यादा डिस्कशन को भी लंबा नहीं खींच रहा। रीज़न ये है कि डिस्कशन लंबा खींचेगा तो ये लेक्चर बन जाएगा, और लेक्चर ही अगर देना है, एक्सप्लेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूर करनी है, तो फिर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो आई प्रिज्यूम मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, अब हम प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, तो साथ साथ कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको साथ में बताते चलेंगे। और हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा आसान, बड़ी सादी सी चीज़ें हैं। Until and unless कि आप the terminology of that subject, the terminology of any subject is important to understand that particular subject or concepts of that subject. हमें इकोनॉमिक्स की मोस्ट ऑफ द बच्चों को टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ी बहुत डराती है, या डराए ना तो थोड़ा बहुत हेक्टिक ड्राई लगता है, ठीक है। सो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको पूछा है कि नीचे ऑप्शंस में से कौन एक्सप्लेन करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है, वो हमने बता देना है। इट्स नथिंग, इट्स अ रेट, इट इज़ अ रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले ये रेट ही है, यहीं पे तो रेट लिखा है। एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर एन अनदर वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये पहले डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल ले देता हूँ। आपको चाय पीनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आप टाइम की बात करें, आपको चाय पीनी है या आपको कोल्ड ड्रिंक, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक और चाय, दोनों में से कुछ भी आपने पीनी है, लेकिन आपके पास पैसा लिमिटेड है, यू हैव लिमिटेड मनी टू बाई एनी ऑफ द 2, ठीक है, दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं, ऑफ तक है। अगर आप 1 कप चाय पीते हैं या 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक की लेते हैं, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहेगी, दोनों में से कुछ भी आप कंज्यूम करें, लेकिन दोनों को आप साथ में कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप चाय का 1 कप नहीं पिएंगे, उसके बदले आप 1 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लेते हैं। सेटिस्फैक्शन प्रिजर्प्शन ये एजम्पशन ये है कि सेटिस्फैक्शन आपकी सेम रहेगी, लेकिन इस बॉटल के 1 कोल्ड ड्रिंक बॉटल पीने के लिए आपको 1 कप चाय को छोड़ना पड़ा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट आपने कुछ कर लिया, ठीक है, क्या कहते हैं, विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर। आपने किसको किससे सब्स्टिट्यूट किया, आपने अब सब्स्टिट्यूट चाय को कोल्ड ड्रिंक बॉटल से सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी सेम है। किस रेट पे डियर स्टूडेंट्स, किस रेट पे आप इस कप को छोड़ रहे हैं, एक चाय के कप को छोड़ रहे हैं, किस रेट पे, किस परसेंटेज पे, किस डिग्री पे, ठीक है। मैं कुछ ऐसे अल्फाज भी यूज़ कर रहा हूँ जो विच आर नॉट यूज्ड, ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं होते यूज़ करना, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। किस रेट पे आप 1 कप ये चाय का कप छोड़ रहे हैं टू कंज्यूम 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, उस रेट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वाई इट इज मार्जिनल, बिकॉज हम पर यूनिट पे मेजर कर रहे होते हैं। व्हाट डू वी डू, हम पर यूनिट कंजप्शन पे या पर यूनिट सब्स्टिट्यूशन पे मेजर कर रहे होते हैं कि कितना आपने पर यूनिट छोड़ा है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, उसकी कंजप्शन कम कर दी है टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ अनदर यूनिट ऑफ any commodity, ठीक है। That particular rate is called marginal rate of substitution, the rate at which consumer is willing to substitute one good for another while maintaining the same level of satisfaction is nothing but marginal rate of substitution। इसमें मगजमारी जितनी करेंगे उतना हम टाइम अपना ज़ाया करते जाएंगे। हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस करो, इस पे बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देयर आर सर्टन प्रॉपर्टीज, 6-7 प्रॉपर्टीज आर रिटन इन द बुक्स समवेयर, दे आर क्लब्ड अंडर 5 हेडिंग्स, 6 हेडिंग्स, 4 हेडिंग्स, 6-7 हेडिंग्स, जहाँ से जितनी देखी हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। हमें बता देनी है कि जितनी प्रॉपर्टी लिखी है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी प्रॉपर्टी सही है, कौन सा गलत है, हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। Dear students, two indifference curves cannot intersect each other. Dear students, अभी भी हम indifference curve को साथ में बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले तो
हम साथ में देखते हुए इसे चलेंगे। यहाँ मेरा बोर्ड भी बिगड़ गया है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। ठीक है, हाँ 3 ही पे हैं हम। सो इंडिफरेंस करो हो हम बना लेते हैं। दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल ग्राफ। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सीज़ को, यहाँ से वाई एक्सीज़ को आप मेजर किया, आपका ओरिजिन हुआ। दिस इज़ नथिंग बट इंडिफरेंस करो। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इंडिफरेंस करो डियर स्टूडेंट्स एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती हैं, या कैसे भी क्रॉस नहीं कर सकती है। क्यों? एक्सप्लेनेशन इतना बता देते हैं। आप अगर कहते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया ये इंडिफरेंस करो है आपकी, इंडिफरेंस 1, यहाँ पे जितनी आपको सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिलती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गुड एक्स एंड गुड वाई को कंज्यूम करके। ठीक है, सर्टन अमाउंट ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर लिया, सर्टन अमाउंट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर लिया, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिली, जितना वो थोड़ा और इन एक्स गुड का और वाई गुड का जितने और थोड़ा ज़्यादा यूनिट्स वो कंज्यूम कर लेगा, हम बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिलेगी। विच मीन्स ऑन अ हायर इंडिफरेंस करो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो एक पॉइंट पे हम ये मिला देते हैं दोनों लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। विच मीन्स हम बोल रहे हैं कि IC1 पे भी और IC2 पे भी, दोनों पे कंज्यूमर को एक पॉइंट पे आके सेटिस्फेक्शन सेम मिलती है, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। अगर हमारा प्रिजप्शन ही यही है कि एक लेवल पे आके कंज्यूमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जितना वो हायर इंडिफरेंस करो पे आ जाता है, विच मीन्स हायर यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई के कंज्यूम कर लेता है, उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हम कैसे ये फिर कह सकते हैं कि उसको दोनों लेवल्स पे एक पॉइंट पे आके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है? तो ये गलत है। विच मीन्स इंडिफरेंस करो कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द स्टेटमेंट इज ट्रू। इंडिफरेंस करो आर जनरली कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका मतलब ही डियर स्टूडेंट्स कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और हमारा कनकेव ऐसी होती है। ठीक है, तो दिस विजावी टू दिस पर्टिकुलर ओरिजिन, कनकेव का मतलब ऐसे होता है। ठीक है, सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ ग्राफ्स प्रॉपरली। ठीक है, ये आपकी कनकेव इंडिफरेंस करो होती है। तो आपकी इंडिफरेंस करो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। इस स्टेटमेंट को भी आप मेरी तरफ से टिक मार लें। इंडिफरेंस कर्व टच बोथ एक्सीज नेवर। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स आपकी एक्सीज को, बोथ एक्सीज को टच नहीं कर सकते, पहले तो आप ये याद रख लें। ठीक है, इन द हायर theories and in case of certain applications we do certain चीज़ें हम कर क्या कहते हैं, सो वी इन सर्टन एप्लीकेशंस हम ऐसे ज्योमेट्रिकल टूल बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, जहाँ हम एक्सेस को मिला भी लेते हैं, बट वहाँ आपको नहीं जाना है। यहाँ पे इतना तो आप याद रखेंगे, इंडिफरेंस करो टच नहीं करती हैं बोथ एक्सिस को, ये पॉइंट आप याद रखें, बाकी कुछ मगजमारी नहीं करनी है। आंसर क्या आपका बनता है वो आप साथ में देखते हुए चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, हम वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। और क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ ही हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आपको बता दें, आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट कर, राइट टू लेफ़्ट करके देगा। ठीक है, तो ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आप याद रहेंगे। इंडिफरेंस कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये आप याद रखेंगे। इंटरसेक्ट नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती है? मैंने अच्छा खासा टाइम उस पर बिताया, कोशिश किया समझाने की। ठीक है, जो हायर इंडिफरेंस करो जितनी ऊपर पे होगी, हायर इंडिफरेंस करो, इट विल गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो बहुत है। ठीक है, इतनी चीज़ें बहुत है। कभी कभार एग्जामिनर आपको दे देगा व्हाट डज दिस कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस करो मीन्स, विच मीन्स वाई इंडिफरेंस करो इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर ऐसे कोई लाइन दे दे, सिंपल आप याद रखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट्स diminishing willingness to substitute। ये पॉइंट याद रहेगा तो बहुत मतलब इट विल बी बहुत अच्छी चीज़ होगी, इतना ही आप याद रख पाएंगे। कमिंग टू द नंबर 4 डियर स्टूडेंट, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर। ठीक है, एक कंज्यूमर को हम तब कहते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस करो अप्रोच व्हेन, इंडिफरेंस को अप्रोच को जब हम यूज़ करते हैं तब हम
क्या कंडीशन रहती है तब जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। नीचे ऑप्शंस में से वो एक स्टेट हमें बताना है। स्टूडेंट्स, जब बजट लाइन टेंजेंट होती है तो इंडिफरेंस करो। दिस इज डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट 2 डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी बजट लाइन है जिसे आप BL1 से करेंगे। ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका एक्स एक्सीज हो गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सीज हो गया। बजट लाइन जब आपकी टेंजेंट हो तो इंडिफरेंस करो, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिफरेंस करो अप्रोच, इतना याद रखेंगे। तो ये हमारी बजट लाइन है। दिस इज नथिंग बट बजट लाइन, ठीक है। इंडिफरेंस करो आपकी जब ऐसे होगी, ठीक है। दिस इज योर इंडिफरेंस करो। व्हेन इंडिफरेंस करो एंड ये आपकी IC है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस करो एंड बजट लाइन, BL लिखते हैं हम। यहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम नहीं होती है। प्राइस ऑफ बोथ गुड्स बिकम इज इक्वल कभी नहीं होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बिकम इज 0, ये भी केस नहीं है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट लाइन। अभी हम बजट लाइन को बना रहे थे, बना लेते हैं हम अपनी बजट लाइन को। ये आपकी ग्राफ है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सीज, ये आपका वाई एक्सीज, ये आपका ओरिजिन। आपकी बजट लाइन ऐसी होती है, ठीक है। ये आपकी बजट लाइन बना ली हमने, ठीक है। हाँ, ये आपकी बजट लाइन भी बन गई। ग्राफ थोड़ी मैंने उल्टी बना दी है, कोई मसला नहीं है। ये आपकी बजट लाइन हो गई। क्या होती है ये बजट लाइन, बताते भी आपको चलेंगे। आप हमारे साथ तो रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे, ठीक है। हम आपको ये भी साथ साथ बताते हुए चलेंगे, ठीक है। Budget line, it represents all possible combination of two goods. It represents all possible combination of two goods that a consumer can purchase with given income. बजट लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है। अभी मैं आपको बोल रहा था कि बताएंगे आपको बजट लाइन क्या होती है, अब तो डेफिनेशन ही क्वेश्चन में आ गई है। बजट लाइन रिप्रेजेंट डियर स्टूडेंट्स करती है सारी वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स की हो सकती हैं जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है, गिवन हिज इनकम, जब इसकी इनकम गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर हैज़ 100 रुपीज़ इनकम। इसमें से हर वो पॉसिबिलिटी बनती है जो एक कंज्यूमर दो गुड्स, कोई भी यूनिट ऑफ दो गुड्स खरीद सकता है। मतलब कि वो 1 कप चाय पी सकता है, 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता है, या 2 कप चाय पी सकता है, 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता है। कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा ही नहीं, 3 चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा नहीं, 3 कप चाय पिएगा। दिस इज़ अनदर कम्बिनेशन, और वाइस वर्सा। जो भी पॉसिबल कम्बिनेशन सारी वो जितनी बन सकती है कि कंज्यूमर कितनी पॉसिबिलिटीज़ ये कंज्यूमर की बनती है कि वो ए गुड में कितना, बी गुड में कितना खरीदेगा, सारी वो पॉसिबिलिटीज़ बनती है जो कंज्यूमर खरीद सकता है इन दो गुड्स में, ठीक है। गिवन हिज इनकम, इफ़ हिज इनकम इज़ कॉन्स्टेंट, फिक्सड, ठीक है। जितनी ये पॉसिबिलिटीज़, जब हम इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को the two goods that a consumer can purchase given his income, when these possibilities are shown graphically, what do we call that? That is nothing but budget line, dear students. I hope कि अब मैं थोड़ा बहुत आपको बता पाया। तो स्टेटमेंट आपका पहला तो सही है, इसमें ज़्यादा मगजमारी तो करेंगे नहीं। कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, अ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम शिफ्ट्स द बजट लाइन आउटवर्ड, ठीक है। जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इनकम पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, बजट लाइन शिफ्ट होती है आउटवर्ड, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे मतलब भी बताते हुए चलेंगे। देयर इज अ लाइन डियर स्टूडेंट्स एंड देयर इज अनदर लाइन, दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल बजट लाइन। इसे हम BL बजट लाइन 1, BL बजट लाइन 1 लिखेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, और दिस इज़ नथिंग बट बजट
दिस इज़ नथिंग बट बजट लाइन, ठीक है। और ये बजट लाइन अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, क्या दिखाती है? इट शोज, इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन हिज इनकम। लिमिटेड फिक्स्ड उसकी इनकम है, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है कि वो दो गुड्स के कितने यूनिट्स खरीद सकता है, ठीक है। जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट दैट इज बजट लाइन। जब एक कंज्यूमर की इनकम 100 थी, ठीक है, इस 100 में इसने ये कितना भी खरीद सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने दिखा दिया। इसकी इनकम 100 से 200 हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें दिखाना है कि 200 में वो कितनी पॉसिबिलिटीज़, दो गुड्स की कितनी पॉसिबल कम्बिनेशंस एक कंज्यूमर खरीद सकता है 200 रुपये में। ओब्वियसली वो हम कहाँ पे शो करेंगे? दैट वी विल शो बाय शिफ्टिंग बजट लाइन आउटवर्ड। अब हमारी ये नई बजट लाइन बनेगी BL2। दिस इज नथिंग बट हम अब क्या शो करें कि अब हमारा कंज्यूमर थोड़ा और यहाँ से भी खरीद सकता है, यहाँ से भी खरीद सकता है, विच मीन्स द कंज्यूमर कैन नाउ परचेज मोर यूनिट्स ऑफ बोथ द गुड्स। लेकिन उन दो गुड्स की क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, कितनी कॉम्बिनेशन अब 200 रुपये में कंज्यूमर खरीद सकता है, वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ दिखाएंगे क्योंकि इनकम अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स कंज्यूमर की इनकम 50 हो गई है 100 से, तो हमारी बजट लाइन ओब्वियसली अब आपको समझ में आना चाहिए वो शिफ्ट करेगी इनवर्ड, ठीक है, शिफ्ट इनवर्ड करेगी। हमारी बजट लाइन यहाँ बनेगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इनवर्ड शिफ्ट करेगी। आई होप इतना काफ़ी होगा, हम स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। अ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम विल शिफ्ट बजट लाइन आउटवर्ड, बढ़िया है। चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ओब्वियसली ये भी सही है। जब प्राइस एक गुड का चेंज होगा वो बजट लाइन की स्लोप भी चेंज करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली लीड टू मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी वजह से, कौन सा ऐसा ऑप्शन नीचे है जिसकी वजह से मूवमेंट होगा अलॉन्ग द डिमांड करो फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड करो, आई होप आपने ये पढ़ा हुआ क्या होता है, क्या ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई प्रिज्यूम के, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी अच्छी खासी समझ है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की, ठीक है, प्रोग्रेस अपनी चेक कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड करो डियर स्टूडेंट्स क्यों होती है? इट ओकर्स ड्यू टू, क्यों होती है? इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन own price of due to change in own price of the commodity। पेन इसका ओरिजिनल प्राइस 5 रुपये है, अगर इसका प्राइस चेंज हुआ 5 से बढ़ के 7 हुआ तो क्या होगा? डिमांड करो मूवमेंट होगा अलॉन्ग द डिमांड करो, या आप याद रखेंगे। यहाँ वाइस वर्सा प्राइस का पेन का प्राइस 5 से 3 हो गया या 5 से 7 हो जाए, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो जाए, इसमें चेंज हो जाए, तो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड करो होगा। पहले पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। सो change in price of commodity itself, change in the own price of the commodity is the reason for movement along the demand curve for a commodity। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मगजमारी ज़्यादा मत करें, तो जितना मगजमारी हम करेंगे उतना मैं भी आप भी थक जाएंगे। स्टेटमेंट कुछ गिवन है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, हम बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट स्टेट्स दैट rise in price, okay sorry, demand rises with the rise in price, other thing is remaining constant, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड पहले आपको बता देते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत लिखा है इन्होंने, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड सेज डियर स्टूडेंट देयर इज, लॉ ऑफ डिमांड सेज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड अगर आपको कंफ्यूज करता है तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे डिमांड। ये क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिमांडेड क्या होता है, इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सिंपल।
यहाँ क्या लिखा, डिमांड राइज होती है जब प्राइस राइज हो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, तो स्टेटमेंट गलत है। दिस अगेंस्ट ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट चलते हैं। इट इज्यूम्स कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जो लॉ ऑफ डिमांड है डियर स्टूडेंट्स, इट इज्यूम्स, जब लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस आप देखोगे, वन ऑफ द एजम्पशन इज इट इज्यूम्स कंज्यूमर इनकम और टेस्ट सेम रहेंगे। व्हेन देयर इज इंक्रीज एंड देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड डिक्रीजेस। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन when there is decrease in price, demand increases, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट जब ये लॉ डिमांड कह रहा होता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, देन ही इज्यूम्स दैट कंज्यूमर इनकम विल रिमेन चेंज एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स विल रिमेन चेंज, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो आपका सही फिर बनता है। गिवन गुड्स आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यस ये भी सही है। फिलहाल तो आप रॉट ली ये याद करके जाएं, गिवन गुड्स आर exceptions to the law of demand, which means when we say exceptions to the law of demand, it means given क्या कहता होगा, given goods कैसे होंगे, जिनके केस में अगर प्राइस इंक्रीज हो डिमांड भी इंक्रीज होती होगी, दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है। बट दिस इज नॉट के लॉ ऑफ डिमांड जनरली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट देयर इज एक्सेप्शन टू दिस लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज गिवन गुड्स। एंड गिवन गुड्स क्या कहता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। इतना याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। आंसर आप खुद साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और बताना आपको ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक तो हमने गिवन गुड्स कहा है, ठीक है। दूसरे है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स ऑल्सो आर एक्सेप्शन टू द डिमांड। देन वी हैव स्पेक्युलेटिव गुड्स, अगेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देन नेसेसिटीज इन एमरजेंसीज आप साथ में याद रखेंगे। necessities in emergencies, given goods, Veblen goods, these are nothing but exceptions to the law of demand. When we say exception to the law of demand, which means कि ये इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा डिमांड और प्राइस और डिमांड का, ठीक है, इन केस ऑफ दीज गुड्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच one of the following factor is most likely to cause a rightward shift in demand करो of a normal good। कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शंस में से वजह हो सकता है most likely a cause of rightward shift जब होगा डिमांड करो का, ठीक है। या स्टूडेंट्स, ये आपकी 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ठीक है। ये आपकी डिमांड करो हुई, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट करना है, लेकिन ये नॉर्मल गुड है, कोई नॉर्मल गुड है। व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल गुड? व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस इक्वल परसेंटेज से डिमांड की जो है, डिमांड भी व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस और चेंज इन प्राइस इनवर्सली डिमांड चेंजेस, ठीक है। नॉर्मल गुड है, कोई और मगजमारी नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करो? When there is increase in consumers income, dear students, when there is increase in consumers income, there is rightward shift। rightward shift आपका करो में यहाँ हो गया, ठीक है। ये एक्स गुड है आपका, ये वाई गुड है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका डी है डिमांड करो। कब होगा ये वाला शिफ्ट डिमांड करो में? यहाँ से यहाँ तक डिमांड कब जाएगी? ये तब जाएगी डियर स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम। ये आप याद रखेंगे, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड करो को यहाँ ले जाएगी, विच मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। व्हेन देयर इज फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम, डिमांड करो विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, डिमांड विल शिफ्ट आउटवर्ड, ये आप याद रखेंगे। एंड राइज इन टैक्सेशन ऑन द कमोडिटी, व्हेन देयर विल बी राइज इन टैक्सेशन ऑफ द कमोडिटी, डिमांड करो भी आपकी तब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, ये भी आप याद रखेंगे। Coming to the question number 9, consider the following statements regarding elasticity of demand। elasticity of demand के बारे कुछ स्टेटमेंट है, हमें देखने हैं, देखते चलेंगे।
आई होप कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने देखी है, पढ़ी है, समझी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। बढ़िया है, स्टेटमेंट सही है। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EOD में लिख दूंगा, इट इज़ नथिंग बट परसेंटेज और प्रपोर्शनल चेंज इन डिमांड। यूजुअली हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। मैं आपको ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एग्जामिनर इतना तो नहीं चला जाएगा, बट आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं देन यहाँ पे प्राइस आएगा। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकम आ जाएगा। अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। मैं आपको बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, तो फार्मूला आप याद रखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या स्टूडेंट्स, इट इज़ नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इट्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऊपर तो सेम ही रहेगा, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है? किस परसेंटेज से आपकी डिमांड चेंज हुई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। विच मीन्स किस परसेंटेज से चेंज आई आपकी डिमांड में, ड्यू टू व्हाट परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस, दैट इज नथिंग बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेसेसिटीज जनरली हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं डियर स्टूडेंट्स, नेसेसिटीज़ की हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होती है, ये आप याद रखिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट्स इफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट्स इफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका 1 और 3 आंसर है, ठीक है, ये आप देखते हुए चलेंगे। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपको साथ में चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक आपकी परफेक्ट when elasticity of demand is perfectly elastic, perfectly inelastic, ठीक है, relatively। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इनकी रेंज क्या होती है, ठीक है, relatively inelastic, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या फ़र्क होता है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में? वो नीचे किसी ऑप्शन में होगा, वो तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन डिमांड जो आपकी है, इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। जब हम कहते हैं कि देयर इज़ चेंज इन डिमांड, हम ये तब कहते हैं जब कमोडिटी का अपना प्राइस जो जब चेंज हो जाएगा तब चेंज इन डिमांड आता है, ठीक है। वाइल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अब मैं भी आपके साथ साथ कंफ्यूज हो रहा हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब होता है व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। जब कमोडिटी का प्राइस खुद का चेंज हो तब चेंज इन डिमांड होता है। एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है। चेंज इन डिमांड तब होता है जब कमोडिटी का अपना प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन कुछ और फैक्टर्स चेंज हो, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर और एनी अदर थिंग। तब अगर डिमांड चेंज हो तो हम उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। लेट मी टेल यू अगेन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब होती है जब गुड की या कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज हो। चेंज इन डिमांड ओनली, ठीक है, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड, ये तब होता है जब कमोडिटी का अपना प्राइस कांस्टेंट रहे लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाए। ये अदर फैक्टर्स क्या हो सकता है? कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो चेंज हो, तब जाके इसमें चेंज आ सकती है, ठीक है। ओके, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इनका कंपैरिजन देखते हुए चलेंगे हम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस
चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये दो चीज़ें लास्ट पे फिर वाइंड अप करते हैं। कैसे होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? ड्यू टू ओन प्राइस चेंज। ये कैसे होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एट्सट्रा। ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड करो। मूवमेंट अलोंग डिमांड करो कैसे होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड व्हाट हैपन्स टू द डिमांड करो इन केस ऑफ चेंज इन डिमांड? शिफ्ट ऑफ डिमांड करो। सो coming to, so this was the last information of